नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दिख रहे हैं न्यूज़ इंडिया में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने इंदौर के सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी और एक बार फिर से इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। दरअसल पुणे में पहले कपल ने मंगनी की, उसके बाद प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर सिया ने अपने मंगेतर को मौत का धक्का देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। इस हत्या को हादसे का नाम देने के लिए झूठ मूठ का मकड़जाल बुना गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सारा खेल खोल दिया, इनकी पोल खोल दी और ये पूरा का पूरा खेल अचानक से पलट गया और स्याह सच सबके सामने आ गया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। मंगेतर, षड्यंत्र और हत्या। महाराष्ट्र, लोहागढ़ और गहरी खाई। सेल्फी, धक्का और जिंदगी खत्म। सिया गोयल, इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, इसके चेहरे से धोखा मत खाइए। इस लड़की के बारे में जरा सा गलत अंदाजा सीधे यमराज से मुलाकात करा देता है। ऐसा ही हुआ केतन अग्रवाल के साथ जब वो सिया के साथ प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ पहुंचा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिया के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन पर उसकी हत्या की पूरी साजिश खुद सिया तैयार कर चुकी। बस जरूरत थी तो उस षड्यंत्र को अंजाम देने की। हंसते मुस्कुराते लम्हों के बीच काल का वो लम्हा भी आ गया जब सिया ने केतन को गहरी खाई में जोरदार धक्का मारकर गिरा दिया। खाई में जब उसकी चीखें गूंजने के बाद सन्नाटा पसरा तो सिया ने उस सन्नाटे को चीरा ठीक 10:30 बजे अपनी ड्रामेबाजी भरी आवाज से और बताया कि केतन अब नहीं रहा। गहरी खाई में पैर फिसलने के बाद उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये कि सिया ने ऐसा क्यों किया। फरवरी में सिया केतन की सगाई हुई। नवंबर में भव्य शादी की पूरी तैयारी। राजस्थान में शाही पैलेस बुक, गेस्ट के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक। दरअसल सिया ने जब सूचना दी कि केतन की पैर फिसलने से मौत हो गई तो पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक केतन को ट्रैकिंग का शौक था। ऐसे में परिवार के साथ साथ दोस्तों, रिश्तेदारों और केतन के पैर फिसलकर गिरने की बात किसी को भी हजम नहीं। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में फील्डिंग से गोपनीय सूत्रों को काम पर लगाया। उसके बाद एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और दूसरे डिजिटल सबूतों की जब गहनता से जांच की गई तो केतन के हत्या के रहस्य की परतें उधड़नी शुरू हो गई और यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि केतन की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है, वो भी सोची समझी साजिश के तहत। और इस साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ही है। और सिया ने इस हत्याकांड को अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अंजाम दिया। घरवाले स्याह सच के सामने आते ही रोने बिलखते और मुख्यमंत्री से सिया और चेतन की फांसी की मांग कर रहे। मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है। को मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। केतन मर्डर केस में पुलिस ने सबूतों के आधार पर सिया से कड़ाई से पूछताछ की तो सिया पूरे हत्याकांड की साजिश को तोते की तरह बताती चली। लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस
इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। पुलिस जांच से साफ है कि इंदौर के सोनम की तरह ही निकली पुणे की सिया। प्रेमी के लिए मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धकेल कर मारा। केतन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सिया को ढूंढ करने की क्या जरूरत है, क्यों उनके बेटे के लिए मौत का चक्रव्यूह रचा। किसी और से आशिकी की तो केतन के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की झूठी कस्में क्यों खा रही। सिया समय रहते सच बताती तो आज केतन जिंदा होता। किसी की मौत पर अपनी हसीन जिंदगी के ख्वाब सजाने का सिया और उसके आशिक चेतन का ख्वाब काल कोठरी के रास्ते फांसी तक जाए, इसके लिए केतन का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गिनती से लेकर निगरानी व्यवस्था तक में बहुत सारी खामियां मिली है। एसआईटी ने ट्रस्ट के पुनर्गठन, वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ बनाने और पिछले 5 साल के ऑडिट की सिफारिश की है। आखिर 6 दिन की जांच में एसआईटी को ऐसा क्या मिला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चंदे और चढ़ावे के प्रबंधन में कई खामियों की ओर इशारा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चंदा चोरी की आशंका जताई गई है और चढ़ावे की गिनती निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जांच टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की है। साथ ही कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का सुझाव भी दिया है। रिपोर्ट में मंदिर प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी का सीईओ नियुक्त करने, साप्ताहिक ऑडिट कराने, रोजाना नकदी की एंट्री अनिवार्य करने और पिछले 5 सालों के चढ़ावे का विशेष ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों की निशानदेही पर अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। शुरुआती जांच में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संभावित अनियमितता की आशंका भी जताई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएंगे। 7 जून को मामला सामने आने के बाद गठित एसआईटी ने 15 जून से जांच शुरू की। 6 दिनों तक चली इस जांच में ट्रस्ट पदाधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और कैश मैनेजमेंट एजेंसियों से पूछताछ की गई। 15 जून को एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से पूछताछ की। इस दौरान 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए और मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। 16 जून को भी जांच का दायरा बढ़ाया गया। एसआईटी ने एक बार फिर चंपत राय और गोपाल राव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही ट्रस्ट के पिछले 11 महीनों के दस्तावेजों की जांच की गई और चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए गए। 17 जून को जांच में टीम ने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की। नोटों की गिनती करने वाली निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी सवाल जवाब हुए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय रिकॉर्ड और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई। 18 जून को एसआईटी करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में मौजूद रही। इस दौरान डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे और टीनू यादव से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। दोनों के बयानों का मिलान करते हुए जवाबों का क्रॉस चेक भी किया गया। 19 जून को एसआईटी ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव से फिर पूछताछ की। वहीं स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी सवाल जवाब कर वित्तीय प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। 20 जून को जांच टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी हासिल की। जांच से जुड़े अहम दस्तावेज और सबूत अपने साथ लेकर एसआईटी लखनऊ रवाना हो गई। इसके बाद 23 जून को एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक
रिपोर्ट में ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही मंदिर के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। एसआईटी ने विस्तृत जांच पूरी करने के लिए राज्य सरकार से और समय भी मांगा है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट अब राज्य सरकार के पास है और माना जा रहा है कि इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जा सकता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारियों को लेकर फैसला लिया जाएगा। राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़े हर रुपए की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। अब सबकी नजर एसआईटी के विस्तृत जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सच विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। वहीं बंगाल से महाराष्ट्र तक सियासत का एक ऐसा खेल चल रहा है जहां लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, पार्टी, प्रतीक और राजनीतिक अस्तित्व तक बचाने की लड़ाई यहां पर आन पड़ी है। कभी माना जाता था कि टीएमसी का मतलब सीधे तौर पर ममता बनर्जी है और बंगाल भी ममता बनर्जी का ही है, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में भी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का असली वारिस उद्धव ठाकरे को माना जाता था, लेकिन वहां भी सब बदल चुका है। उद्धव ठाकरे से असली सियासी शिवसेना छीन ली गई है और उनकी यूबीटी भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। तो ममता बनर्जी को उनकी टीएमसी से बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये कि दो बड़े नेता, उनकी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आज किसी और के कब्जे में है। आखिरकार इन दोनों का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। टीएमसी से ममता बेदखल, उद्धव के पास नहीं बल। ममता बुरी तरह फेल, उद्धव के साथ फिर खेल। सब छोड़ रहे साथ, ना पार्टी बची ना साथ। खतरे में पड़ा वजूद, बागी कैसे हुए मजबूर। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के सामने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती पेश की है टीएमसी से बागी होकर एक झटके में 58 विधायकों को साथ ले जाने वाले ऋतु, जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। टीएमसी के बागी गुट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करने के साथ ही ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बागी टीएमसी नेताओं के ममता बनर्जी को पार्टी चेयरपर्सन से हटाने पर कहा, ममता बनर्जी ने ही टीएमसी की स्थापना की। टीएमसी को विपक्षी पार्टी से सत्ताधारी पार्टी बनाया। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा, उन्हें कौन हटाएगा? हृदप्रत बनर्जी, जो कुछ दिन पहले तक सीपीएम के सदस्य थे, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मजाक है, ये एक सर्कस है। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतुव्रत बनर्जी, जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा। सौगत राय ने ममता की ओर से पक्ष संभाला तो बागी गुट और बीजेपी ने
ममता बनर्जी पर पलटवार की बौछार कर दी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता बनर्जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया था। आज ममता बनर्जी का भाग्य भी ऐसा ही है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, अब तो ममता बनर्जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसी के साथ बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने पूरे विवाद को ड्रामा करार देते हुए कहा, टीएमसी ड्रामा पार्टी। Who was in power for the 15 years. We remember that party for their arrogance, for their over-smartness, for their atrocity. And what they said that they have done so much of development, which is completely a lie. But not even a month was spent. Within a month, this party is in shambles, in pieces, like I say, Tukre gang. This Mamata Banerjee had supported the Tukre gang, which spoke always against India. ममता बनर्जी अभी तृणमूल कांग्रेस का सबसे छोटा ग्रुप का नेता है, इसीलिए मैं ममता बनर्जी को पहले ही कहा था, आप सीधा तृणमूल कांग्रेस का समाप्ति घोषणा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ये सुना नहीं। उन्होंने अभी भी चीफ मिनिस्टर खुद घोषणा करके बन के रहा, इसीलिए अभी भी समय है, नहीं तो ममता बनर्जी भी सस्पेंडेड हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस से, इज्जत नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी का उचित राजनीति से अवसर लेना चाहिए। नहीं, उनको कौन बोला था उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए और हटाने के लिए भी कौन बोला है? अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। वही देखिए ना, हमारा महान उपदेष्टा किसने बनाया? ममता बनर्जी बोली थी मुझे बनाओ, क्यों बनाया भाई? फिर हटाया क्यों है? ये सब ड्रामा टीएमसी में जमता है, इसलिए ठीक ठाक है सब। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सियासी महासंग्राम में ममता के समर्थन में कौन कौन है? सांसद 28 में से महज 8 है, विधायक 80 में से महज 15 से 30 है। बंगाल की सियासत पर नजर डालें तो ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से कमजोर है। बात चाहे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में ममता समर्थक टीएमसी सांसदों की हो, या फिर बंगाल विधानसभा में ममता अभिषेक के नेतृत्व में जीत दर्ज करके आए विधायक। बंगाल में कमल खिल चुका है और ममता समर्थित टीएमसी अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खोती जा रही है। ऐसे में ऋतु बनर्जी का ये दावा बेहद कारगर लग रहा है कि उनका ग्रुप तृणमूल कांग्रेस है, चुनाव चिन्ह भी। यही हालात महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना का भी है, जो हुंकार भरते रहे लेकिन बाकियों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। शिवसेना यूपीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने औपचारिक रूप से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि उद्धव गुट के 14 में से 16 विधायक पाला बदलने या फिर अलग गुट बनाने के लिए एकनाथ शिंदे के संपर्क में। सांसद 9 में से महज 3 है, विधायक 20 में से महज 4-6 है। लिहाजा आज महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। शिवसेना यूपीटी नेता अंबादास दानवे ने ऑपरेशन टाइगर में कहा, जो गए उन्होंने शिवसेना से गद्दारी की, तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम ने इस पूरे सियासी घमासान पर कहा, जब आप चुनाव में कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करेंगे तो पार्टी का मतलब क्या है? कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पलटवार करते हुए कहा, सिर्फ तोड़ने वालों को क्यों दोष दें, टूटने वाले भी बदमाश हैं। मैं समझता हूँ ये हुआ, अभी उसको कोई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने गद्दारी की है शिवसेना से। शिवसेना के बलबूते पे उद्धव जी के नेतृत्व में चुन के आए थे, जनता ने वो उद्धव जी के साथ थे इसलिए उनको चुन के दिया था। मैं समझता हूँ बहुत ताकतवान होंगे तो उन्होंने शिवसेना पार्टी का रिजाइन करना चाहिए एमपीशिप का, और बाद में इलेक्शन लड़ना चाहिए। कुछ महीनों पहले जो भी झड़पी के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में भी उद्धव जी हो, आदित्य जी हो या फिर कोई भी उनका लीडर हो, महाराष्ट्र में किधर भी गया नहीं था कैंपेन के लिए, जबकि एकनाथ शिंदे जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए थे। तो कार्यकर्ता को चुनाव में अगर आप सहभाग नहीं लोगे या फिर उनके लिए आप काम नहीं करोगे तो फिर पार्टी का मतलब क्या है? मैं यही कहूंगा कि जिनकी उनकी पार्टी वो संभाले, और अब जाने वालों को आने वालों को कौन कितना संभाल के रखेगा? कोई 24 घंटा तो बांध के तो नहीं रखेगा, पर कल के उपस्थिति के बारे में मुझे पता नहीं है। पर अब इसके आगे ऑपरेशन की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ हुआ है। अब लोगों में जो गलत मैसेज जा रहा है तो इसका मुआवजा भी भुगतना पड़ सकता है। सियासी उठापटक को बेहद करीब से देखने वाले कहते हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना पर नेतृत्व और पार्टी संबंध की लड़ाई में पहले ही हार चुके हैं। अब शिवसेना यूपीटी को भी दूर से नहीं बचा पाए। वही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है, जहां टीएमसी चुनाव चिन्ह और पार्टी अध्यक्ष बागी गुट के दावों के साथ जाता दिख रहा है। हाल में चुनाव आयोग के पानी
देखना यह है कि महाराष्ट्र में क्या बंगाल में भी वही खेला होगा, जहां टीएमसी की स्थापना करने वाली खुद ममता बनर्जी और पार्टी से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में हुई ईरान अमेरिका हाई वोल्टेज मीटिंग से ना तो कोई ऐतिहासिक शांति समझौता निकला, ना ही सभी विवाद खत्म हो सके। लेकिन इतना जरूर हुआ कि महीनों से आमने सामने खड़े अमेरिका और ईरान ने बातचीत का रास्ता चुना। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का रोड मैप तैयार किया। साथ ही हॉर्मुज में तनाव कम करने और कुछ आर्थिक राहत पर भी सहमति बनी है। ईरान को लेकिन क्या मिला? अमेरिका को क्या हासिल हुआ? क्या लेबनान हिजबुल्लाह के मुद्दे पर पूरी तरह से मामला सुलझ गया? क्या स्विस मीटिंग ने युद्ध का खतरा टाल दिया, या फिर ये सिर्फ 60 दिनों की एक अस्थायी मोहलत है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान में 60 दिन का रोड मैप तैयार। ईरान को तेल पर राहत और हॉर्मुज पर बनी सहमति। ईरान में यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर पर फंसा पेच। स्विट्जरलैंड के ब्योर्गेनस्टॉक में हुई अमेरिका ईरान वार्ता को शांति के लिए सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। करीब 18 घंटे चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने, 60 दिन के रोड मैप पर काम करने पर सहमति जताई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ युद्ध विराम बचाने की कोशिश है या फिर किसी बड़े समझौते की शुरुआत? खैर, कई महीनों के तनाव, युद्ध और धमकियों के बाद स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान जैसे तैसे बात करने को राजी हुए। हल्की नोकझोंक के बाद बातचीत का नतीजा कोई आखिरी समझौता तक नहीं पहुंचा, लेकिन दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर बिग डील तक पहुंचने का रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई। स्विस समझौता से ईरान को तेल निर्यात में राहत मिली, कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में नरमी मिली। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।